हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट आपको पता ही एसएसटी का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है और आज हमारा डे 8 सीरीज़ है। बाकी वन लाइनर के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि कल से ही आपका वन लाइनर वाला भी सीरीज स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने ये सोचा था कि मैं एक ही दिन आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटे वाले में करा दूंगी, बट आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए, उन्हें लग रहा है कि वन लाइनर मिलेगा ही नहीं। तो फिर हम डेली जो है थोड़ा थोड़ा उसमें से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो ये भी कर लेंगे, अदरवाइज जैसा कि मैंने सोचा था कि एक ही दिन आपको 1 से 1.5 घंटे में जितनी भी इंपॉर्टेंट होगी वो चीज़ें मैं बता दूंगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो हम पीवाईक्यू से कर ही रहे हैं। वैसे भी जो वन लाइनर आने वाला है वो कुछ अलग से नहीं होगा, आपको ही पता है। जो अभी तक सीटेट ने जितने भी 20, 30, 40 मतलब ओवरऑल ऑनलाइन मिलाकर ऑफलाइन मिलाकर जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं कराया होगा, या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा भी बोलोगे आप लोग, मैं वैसा करूंगी। ठीक है, अगर आपको डेली चाहिए तो डेली ही करा देंगे, एक दिन चाहिए तो एक दिन ही करा देंगे। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट्स के होंगे भी, अभी समय है क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी करा ही रही हूँ, एनसीईआरटी कराई चुकी हूँ। तो आज का जो है हमारा 8वां सीरीज है और इसके पहले की जो 7 क्लासेस हैं उसका मैं प्लेलिस्ट अलग से जो है बना चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पीवाईक्यूज की जो प्लेलिस्ट अलग है एंड एनसीईआरटी पीडी जो पूरा कंटेंट है उसकी पीडीएफ अलग है। और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो सारा लिंक आपको मेरे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अगर आपको ज़रूरी हो तो ही, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आपको इंस्टाग्राम चलाने की। ठीक है, क्योंकि टाइम तो वेस्ट होता ही, आपको पता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने यहाँ तक किया था, कोस्टा रिका 30 क्वेश्चंस किए थे और आप में से बहुत सारे लोगों के 25 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी के 26 आ रहे हैं, 27, 28, इतना नंबर अच्छा है अगर आप 30 में से लेकर आ रहे हो तो। ठीक है, बाकी हर दिन करेंगे तो आप अपना उसमें परफॉर्मेंस जरूर देखना। और आज भी हम करने वाले हैं 30, बस आज। कल से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, भले से 1 से 1.5 घंटा हो। मैं 30 मिनट्स में इसलिए कराती हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लंबी क्लासेस वो लोग देख ही नहीं पाते हैं, बट कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप लंबी लंबी क्लासेस लेकर आओ, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारा 31 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है ये वाला। और पहले ही बता देती हूँ, ये आपका दिसंबर में जो पेपर हुआ था ना 2022 ऑनलाइन वाला, वहीं का है। और ये जो ऑनलाइन वाले पेपर थे ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने। यहाँ की हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रजातांत्रिक का मतलब डेमोक्रेटिक, जहां पे हम सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले, तानाशाही ना हो, जहां पे जनता ही जो है निर्णायक होती है सरकार को बनाने में और गिराने में भी। आप सभी जानते हो इसका मतलब। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए, 31 है, याद रखिएगा। तो सरकार के पास कानून बनाने की ताकत होती है पर लागू करने की नहीं, ये तो गलत है ना। कानून लागू करने की भी तो इसी के पास होती है, गवर्नमेंट के पास में। बट बात तो हो रही है ना प्रजातांत्रिक सरकार के लिए कौन सा कथन सही है। ये स्टेटमेंट ही इसने गलत लिख दिया। एक तरफ लिख रहा है होती है, दूसरी तरफ लिख रहा है लागू करने की नहीं है। ठीक है, कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और तीसरा लिखा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। हम डायरेक्ट जाके थोड़ी ना सीएम को, पीएम को, इनको वोट देकर आते हैं। हम तो जो इनके प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट देते हैं, फिर उसके बाद से जो जिस भी गवर्नमेंट के पास बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है, देन वो देखते हैं कि किसको पीएम बनाना है, किसको सीएम बनाना है। तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इनडायरेक्टली रूप से भाग लेते हैं, तो ये भी खत्म। प्रजातांत्रिक सरकार में कुछ वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है, ये एकदम गलत है। सभी को अधिकार है, ये नहीं कि केवल कुछ लोग ही जाकर दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, क्योंकि आप भी जानते हो कि कानून के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कानून इतने सारे, आपने कानून देखा होगा, अभी एक नया कानून आया है जिसपे ट्रक जो ड्राइवर्स हैं काफ़ी हड़ताल भी कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं। तो कानून के बिना तो सही बात है, उनका क्या मतलब है, शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये है इसका राइट आंसर दूसरा। विदाउट लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। और ना भी आए तो देख तो सकते ही आप कि कौन सा गलत आपको लग रहा है, तो अपने आप सही वाला आ जाएगा। 32 देखिए, और भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करती हैं। मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर इंगेज्ड, मतलब किसमें सबसे ज्यादा है। और हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहां पर एक कृषि वाला चैप्टर ही था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि मेल एंड फीमेल दोनों ही, आपने देखा होगा कि खेत में काम करते हैं, बट फिर भी अगर किसी, मैं बोलूं किसान, तो आपके मन में एक फीमेल का नहीं, एक मेल की ऐसी इमेज आएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी सोच भी है। बट अगर देखा जाए तो
किस क्षेत्र में काम करती हैं? अधिकांश, अधिकांश की बात हो रही है। तो ये मत सोच लेना कि टीचिंग, आपने कितना देखा है टीचिंग में, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो कृषि कार्य में लगी होती हैं, ठीक है, क्योंकि गांव वगैरह में आप जाकर देखो हर घर की महिलाएं जो हैं खेत में काम करती हैं। तो ये हो जाएगा अधिकांश महिलाएं एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज हैं, पहला। 33 देखिए, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको पता है कि न्यूनतम वेतन डिसाइड कर दिया गया है कि कोई भी अगर किसी भी मजदूर को रखता है तो वो उससे कम तो पैसा नहीं दे सकता है। टाइम भी इवन देखो आपने फिक्स किया ताकि कोई इसको गलत तरीके से जो है मजदूरों को टॉर्चर ना करे। तो समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश भी देख लो। 33, चलिए, ए लिखा हुआ है कि न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये नहीं लगाकर गलत कर दिया, उनकी सुरक्षा के लिए ही तो बनाया गया है। तो ये खत्म। एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी। अभी मैंने क्या बोला कि आप न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दे सकते हो, और ये लिख रहा है देना है, ये भी गया। तो हमारा राइट आंसर सी ही होगा। और पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि देखो सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन ना देना गैर कानूनी है। मतलब मैंने क्या बोला कि न्यूनतम वेतन फिक्स किया गया है, अगर आप वो नहीं देंगे तो ये गलत होगा। एक तरीके से आप उसका शोषण कर रहे हैं एंड वो जा भी सकते हैं कोर्ट में। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी, गैर कानूनी है अगर नहीं देते हैं तो। ठीक है, चलिए 34 देखिए, यह ब्लैंक का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। किसका होता है? निर्वाचित सरकार का होता है, भारत के लोग, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। बताइए। तो समझ गए होंगे ना कि यह किसका होता है? भारत के लोगों का निर्णय होता है। हम ही सब तो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं और इसके कामकाज के बारे में निर्णय भी लेता है। इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। और कई बार आपने देखा होगा कि ये जो कानून लेकर आते हैं हमें नहीं पसंद आता है, हम उसके लिए जो है संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं एंड इनको कानून को वापस भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो 34 का दूसरा हो जाएगा। 35 देखिए, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगह पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति क्या होती है? मैंने एक चीज आपको बताई थी पहले भी कि अगर मेल जो है अगर वो बाहर जॉब करता है तो घर में आएगा तो वो जॉब नहीं करेगा। अब कुछ अपवाद हो सकते हैं, वहां पर हम नहीं बोल सकते हैं। कई घर ऐसे भी हैं जहां पर मेल घर का काम भी करता है बाहर का, बट वो संख्या कितनी है? 1%। ठीक है, बट जो महिलाएं होती हैं, अगर एक महिला है जो वर्किंग है वो घर का काम भी करेगी बाहर का भी करेगी। ठीक है, करना पड़ जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके ऊपर दोहरा बोझ है। कोई टीचर है, महिला है, वो सुबह अपना घर का काम करके जाएगी, शाम को आने के बाद भी घर का काम करेगी, मतलब वो दो काम कर रही है। तो वे क्या है, महिला की स्थिति किस तरीके से है? डबल बर्डन है, दोहरा बोझ है। ओवर नहीं बोलेंगे, डबल ड्यूटी थोड़ी ना इसको कहते हैं, ना इसको ओवर टाइम। घर का काम करने में आपको कौन से पैसे मिल रहे हैं जो आप डबल ड्यूटी करोगे? ये एक बोझ है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा। 36 देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब किसकी बात नहीं की गई है? तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सामाजिक की गई है और प्रस्तावना की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। सामाजिक की गई है, आर्थिक का किया गया, राजनीति का, कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिफर टू लीगल जस्टिस। ठीक है, प्रियम्बल की बात हो रही है, तो हम जाएंगे 36 में तीसरे के साथ, लीगल जस्टिस। ये हमारा सही हो जाएगा। 37 देखिए, अगर पारसी समुदाय से रिषद अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षणिक संस्थान खोलता है तो निम्न में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है? मतलब कोई पारसी समुदाय, ठीक है, इफ रिषद जो है एक पारसी कम्युनिटी से है एंड वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ हिज फेथ वो ओपन करना चाहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल इनेबल हिम टू डू सो? तो कौन सा इसमें से प्रावधान जो है वो उसको करने के लिए सक्षम बनाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, सांस्कृतिक विकास का, या फिर स्वतंत्रता का? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार तो हमें लगेगा कि राइट टू इक्वालिटी भी हो सकती है, दूसरा हो सकता है कि राइट टू कल्चरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन भी हो सकता है। ठीक है, इन्हीं दोनों में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तीसरा, क्योंकि यहां पर आप देखो तो एक तरीके से
आस्था के शिक्षण के आधार पर बात हो रही है, तो उसलिए हमारा ये आंसर तीसरा होगा। 38 देखिए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद। इंग्लिश भी दिखा देती हूं। हु इज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी। तो हमारा जो है जुडिशरी, इसके पास है पावर कि ये फाइनल इंटरप्रिटर कर सकता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से जुडिशरी के पास है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब कि न्यायपालिका। 39 देखिए, 2005 में न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन और जांच किया। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, मतलब ये वाला रिक्त स्थान को भरने के लिए सही संयोजन का चयन करें। किसका होगा बताइए? इंग्लिश भी आप देख सकते हो, ये देखिए 39। इसमें लिख रहा है कि इन 2005 अ हाई लेवल कमिटी चेयर बाय जस्टिस राजिंदर सच्चर स्टडीड एंड एग्जामिन द डैश स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन सर्च करना है। तो बताइए, सबसे पहले देखो इकोनॉमिक, ये जो है ये हमारा पहले होना चाहिए, तो जहां जहां नहीं है इसको काट देते हैं। तो एक ऑप्शन खत्म। इकोनॉमिक के बाद से आपका आता है सोशल, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। तो इकोनॉमिक के बाद सोशल, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। लास्ट में आपका एजुकेशनल, स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये है इसका सही कॉम्बिनेशन, 4 ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी में भी देख सकते हो, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक। ठीक है, इसकी स्थिति का अध्ययन और जांच हुआ, तो ये हो जाएगा 4। याद कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया? एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था, घायल किसान हकीम शेख, या फिर ओम प्रकाश को दलित होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, या फिर किसान मोर्चा का विरोध। बताइए, तो ये वास्तविक घटना है जिसने आजीविका के अधिकार को स्थापित किया था। इन चारों में से कौन सा होगा? तो वो होगा, आपको पता है किस चीज की बात हुई है? आजीविका। तो इस हिसाब से आप देख सकते थे कि जो झुग्गीवासी थे उनको मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये क्या है? जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में एग्जाम्पल है ना, बाकी के तीनों नहीं है। यहाँ पर आपको ये कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी फेस करना पड़ रहा है। ये भी कोई आपका आजीविका से रिलेटेड नहीं है, आजीविका से रिलेटेड यही है पहला। 41 देखिए, वन कैन यूज द वर्ड सी कॉमन एरा इन प्लेस ऑफ, किसके जगह पे कर सकते हो? कॉमन एरा शब्द का प्रयोग के स्थान पर किया जा सकता है, किसके स्थान पर बताइए? तो वो हम कर सकते हैं एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिए, द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू सोशल साइंस। तो सबसे पहले इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब अंतर विषयक। इसका मतलब होता है कि आपने एक एक्टिविटी में आपने मल्टीपल एकेडमिक डिसिप्लिन्स को इन्वॉल्व कर दिया। इसका मतलब जैसे कि मान लो सोशल साइंस है तो आपने उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी मैथोडोलॉजी को एक साथ जो है इन्वॉल्व कर लिया। समझ रहे हैं ना? मल्टीपल मतलब बहुत सारे हो सकते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन, तो हमने एक एक्टिविटीज में उन सभी को इन्वॉल्व करके बच्चों को समझा दिया, फिर हमारा यही अप्रोच होता है। तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब मैंने आपको मतलब बता दिया, देन आप आराम से समझ जाएंगे। हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसके बारे में सही चीजें बताइए। तो सबसे पहले कि सभी थीम की अंतर विषयक तरीके से, सभी थीम की बात नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया एक एग्जांपल देके कि मान लो कि मुझे कोई एक्टिविटी करानी है तो मैंने उसमें सभी एकेडमिक जो भी मुझे लगे उन सभी को मैं एक साथ इन्वॉल्व करूं, ना कि थीम। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद से आप देख सकते हो योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतर विषयक चिंतन आवश्यक है। जी हाँ, मतलब एक अच्छे करिकुलम के लिए ना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात सही है। विषयों की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप एकेडमिक जो है डिसिप्लिन उसको इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि हम किसी भी परिघटना को आराम से समझा सके। तो ये भी सी भी होगा। डी तो ऑब्वियस बात है, सही ही है।
कि जो सामाजिक विषय जो विषय बनाते हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इन सभी का मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बी सी डी होगा। सो ऑप्शन नंबर 2। देखो मैं सिंपल सी एक चीज बताती हूँ, जब भी आपसे इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इन सोशल साइंस की बात होगी तो आप समझ जाना कि जो भी सामाजिक विज्ञान में विषय आ रहे हैं उन सभी को एक साथ इन्वॉल्व करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। मतलब कि अकेला नहीं होता है ये, ठीक है, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर डिसिप्लिनरी। तो ये आप समझ गए होंगे अंतर विषयक का मतलब क्या होता है कि एक ही विषय में सभी विषयों को इन्वॉल्व करके पढ़ा दो। तो बी सी डी। चलिए 43, ये पैडागोजी, प्योर पैडागोजी है। कल किसी स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि आप पैडागोजी के ही टॉपिक में वो बोल रहे थे कि पैडागोजी भी करा दीजिए। तो देखो पैडागोजी तो ऑब्वियसली 20 नंबर का पूछता है, तो वो तो हम करते ही हैं डेली। 43 देखिए, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। मतलब जो स्टोरी टेलिंग मेथड है ना, वो सोशल साइंस सब्जेक्ट में मोस्ट यूजफुल फॉर विच लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब किस लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशनल लेवल के लिए, प्रारंभिक के लिए, सेकेंडरी के लिए, या फिर हर एक स्तर पे जरूरी है। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाओ तो कहीं ना कहीं उसमें स्टोरी होनी चाहिए जिससे कि इंटरेस्टिंग लगे। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो मुझे तो खुद ही ऐसा लगता है, जब आप टीचर बनेंगे तो देन आप इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस लेवल। इसका कोई एक स्पेसिफिक लेवल नहीं होता है कि प्राइमरी में ही पढ़ाना है। इवन आपने देखा होगा जब हिस्ट्री के टॉपिक्स को भी हम कहानी के माध्यम से सीखते हैं, तो ये हर लेवल पे जरूरी है। 44 देखिए, सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावलियों अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है। In the situation of discomfort with respect to certain terms or concept in social science, what is expected from a teacher? तो टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन है किसी भी सिचुएशन से। मान लो डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि किसी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सोशल साइंस में, तो हमें टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन है ये आपको बताना है। हिंदी इंग्लिश दोनों आप देख सकते हो यहाँ से। तो उसे ऐसे विषयों को कक्षा में नहीं लाना चाहिए। मतलब कि जो कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रही हूँ, तो चलो मैं उसको पढ़ाऊंगी ही नहीं, ये तो बात एकदम गलत है ना। उसे ऐसे विषयों से बचना चाहिए। अच्छा, मतलब कि आप बच जाओ, आप इग्नोर करो, ये गलत है। सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक्स आपने देखा होगा जिसको पढ़ाने में बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है कि पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो हमें वहां पर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से संवेदनशील के साथ पढ़ाना चाहिए विद डिग्निटी। तो तीसरा होगा इसका राइट आंसर। बहुत तेज तेज पढ़ा दो और अगले विषय पर चले जाओ जल्दी से, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा दो, चलो ठीक है, खत्म, नेक्स्ट टॉपिक। ये तो गलत हो गई ना, तो तीसरा ही सही है। 45। अच्छा, मैं आपको ना कुछ टैग वर्ड्स बताने वाली हूँ कल, या हाँ कल तक आपको मिल जाएगा। तो उस टैग वर्ड से पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली थी। उस टैग वर्ड से कम से 10 से 15 आप एसएसटी में ही सही कर लोगे, तो ओवरऑल होगा सीडीपी ईवीएस सभी में काम आएगा, पेपर 1 पेपर 2। तो आप वो वीडियो जरूर देखना, 15 मिनट की हो सकती है, बट वो जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैग वर्ड्स हर एक सबको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो कल तक आपको मिलेगा। इफ अ टीचर ऑफ आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका समानता मतलब इक्वालिटी विषय का अध्यापन कर रही है, मतलब वो पढ़ा रही है, तो निम्न में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख परिचर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा। तो रेलेवेंट एग्जाम्पल आप बताओ कि सबसे बेस्ट क्या होगा अगर मेरे को समानता के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, इक्वालिटी के बारे में, तो कौन सा रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है डिस्कशन के लिए। तो द चेंचू, द बैगा, द मिशमिश, द ओरन, बताइए। और ये एकदम हट के आया है ये क्वेश्चन, तो वो होगा द चेंचू। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है ये, तो एक रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका है जो कि समानता के विषय, तो आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड हम कोई रेलेवेंट टॉपिक ले लेंगे तो वो हो जाएगा द चेंचू। तो ये है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड, तो पहला हो जाएगा, ये एक नाम है। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे जो एकदम हैरान कर देंगे, ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था एनसीईआरटी में। 46 देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषय को पढ़ाते समय क्या चीज सबसे बेस्ट होगी। खाद्य सुरक्षा तो सभी को पता होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, फूड सिक्योरिटी। While teaching a topic such as food security, which the following may be more appropriate in the social science class, ABCD है, then आपको नीचे भी ऑप्शंस दिख जाएंगे।
और अभी तक हमने 46 पे हैं हम। तो बताइए 46 का राइट आंसर। तो पहली बात तो जहां पर भी केवल आए वो क्वेश्चन का आंसर कभी सही हो ही नहीं सकता है, तुरंत एलिमिनेट कर देना। केवल वाली चीजें कभी सही नहीं होती हैं, ठीक है। कि विद्यार्थियों को केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु ही पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, आपको केवल लगाना ही नहीं चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ए हो ही नहीं सकता है, जहां जहां पर ए है प्लीज उसको कट कर दें, हो ही नहीं सकता है। देखा, कुछ सेकंड्स लगे, मैंने पढ़ा भी नहीं, मेरा आंसर निकल आया। ये होता है टाइम बचाना, बट हम पढ़ लेते हैं। बंगाल में सूखे जो है अकाल पड़ा हुआ है, उसका फिल्म दिखा सकते हो आप, तो ये बात तो सही है, ये भी हो सकता है। हम हरित क्रांति के कुछ फोटोग्राफ ये भी जो है एक इसको भी ले सकते हैं। मिड डे मील भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक क्रिया, ये भी हो सकता है। तो ये तीनों सही है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ाते समय, ठीक है। बाकी ए नहीं होगा, तो बी सी डी। 47 देखिए, निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में जो लर्नर्स हैं उसमें उपनिवेशवाद के जो कॉन्सेप्ट है उसकी कल्पना एंड उसके एनालिसिस के लिए उपयुक्त रहेगी। इसका राइट आपको बताना है। तो आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फीचर फिल्म दिखा दो, तो ये तो हो सकता है। एंड पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर लेक्चर दे दो, लेक्चर देना कभी सही नहीं होता है। और किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका, मतलब हम बच्चों से ही रोल प्ले नाटक वगैरह करवा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा आंसर हो सकता है। ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था, तो आप बच्चों को बोल बोलकर लिखवा दो, ये क्या तरीका है? इससे कौन सा आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा लोगे, एनालिसिस करवा लोगे? ए एंड सी ही हो सकता है इसमें राइट। 48 देखिए, सांस्कृतिक गतिविधियां समाजीय विज्ञान के छात्रों को क्या प्रदान करती हैं? जो कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं स्टूडेंट्स को, क्या वो सेल्फ एक्सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद आत्म केंद्रिता के अवसर, या फिर अलगाव, तो क्या चीजें प्रदान करती हैं बताइए। तो जो कल्चरल एक्टिविटीज होता है ना स्कूल्स में हम जो कराते हैं, उससे सेल्फ एक्सप्रेशन बच्चों को मिलता है, मतलब हर बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है अपने वे में। तो ये होगा हमारा पहला इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 49 देखिए, एक समाजीय विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को मतलब डाइवर्सिटी को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? इंग्लिश भी देख लीजिए आप। ठीक है, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो चलिए अब आपने देख लिया होगा, दोनों एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो समाजीय विज्ञान का टीचर है, समाज और कक्षा में जो ऑलरेडी डाइवर्सिटी है उसको संबोधित करने के लिए इसमें से क्या ऐसा करेंगे, सही एग्जाम्पल आपको बताना है। तो पहली बात तो हमको अपनी क्लास में बहुसंस्कृतियों मतलब हर एक कल्चर को एग्जाम्पल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, ये तो होगा ही ये, ठीक है। केवल ये केवल मतलब मैंने आपको बताया ना अभी, तुरंत काट दो, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि पॉजिटिव में पूछा है। केवल आप उसी को डिस्कस करो जो कि प्रासंगिक हो। केवल क्यों, हमको तो सभी को करना चाहिए, बी हो ही नहीं सकता है, जहां जहां पर बी है तुरंत काट दीजिए। दो ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, नहीं ये भी खत्म हो गया, यहां पर भी बी है। हमारा राइट आंसर तीसरा होगा, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, तो ये है समय बचाना, इसी को कहते हैं तरीका। विद्यार्थियों को कक्षा में अपने निजी अनुभव को साझा के लिए प्रेरित करें, यस। एंड विद्यार्थियों को विविधता की सराहना हेतु सहायता करना, ये भी सही है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा बी को छोड़ के, ठीक है ना, ए सी डी। 50 नंबर का क्वेश्चन, हम 50 पे आ चुके हैं। 50 देखिए, निम्न में से कौन से प्रश्न समाजीय विज्ञान के विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है रटा रटाए चीजें नहीं। जैसे कि मैं आपको कोई प्रॉब्लम दे दूं कि जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग अभी जो चल रहा है ना हाल फिलहाल में, जो ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा जो हड़ताल चल रहा है, तो मैं आपको बोलूं कि अगर ये है तो इसके कुछ आप क्या अच्छा इंपैक्ट हो सकता है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, इससे किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, देन आप वहां पे खुद से एनालिसिस करोगे, खुद से सोचोगे, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है, जैसे कोई चीज मैं आपको बोल दूं कि ये बताओ, जो अभी आपने देखा होगा ना कि महिलाओं से रिलेटेड जो राजनीति में भाग लेने वाली जो चीजें चल रही थी, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या सही है महिलाओं को जाना उसमें या नहीं, आप अपने खुद कारण बताओ, तो आप अपने खुद के व्यू दोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए, कारण दीजिए। लोग बोलते हैं कि यार महिलाओं को नहीं होना चाहिए, घर का काम संभालना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों, आप मुझे रीजन दो। तो ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये होगा
अब ये तो रटे रटाई क्वेश्चन है। सदाहरित और पतझड़ी वनों में क्या अंतर है? रटी रटाई चीजें हैं, किताब में से उठा के बता दोगे। भूकंप से आपका क्या अभिप्राय है? और ये भी रटी रटाई चीजें हैं। भूकंप के 3 तरंग है, नाम बता दो। संविधान की प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? ऑलरेडी ये चीजें विद्यमान है, आप अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हो? यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत तो यहाँ पड़ रही है कि क्यों, क्या सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए, कारण दो। तो ये आपका क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है ये क्वेश्चन, तो केवल पहला होगा। एक बात याद रखो, एक चीज के मल्टीपल जिसके आप व्यूज बता सको, ठीक है, खुद से, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। 51 देखिए, में है कि विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक, मतलब क्वालिटी एजुकेशन, या फिर आप बोल सकते हो जो टीचर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, इसके लिए निम्न लिखित सेवापूर्व या सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन आयामों को ध्यान रखना चाहिए? तो अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला आंसर होना चाहिए। तो पहला पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र के एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक पर बल, ये हो ही नहीं सकता है। बस आप टेक्स्ट बुक को रखो क्लास में, वहीं से पढ़ाते रहो, क्या ये अच्छी चीज है? बिल्कुल भी नहीं। एक हर हाल में गलत है। जहां जहां पर ए है उसको खत्म करते हैं, 2 ऑप्शन बच गया। शिक्षक को विषय वस्तु के यंत्रवत कंठस्थ करनी, ये तो इससे भी ज्यादा बुरा है कि आप रटवा रहे हो। रटवाना तो बिल्कुल भी नहीं है, रोट लर्निंग को प्रमोट ही नहीं करना है आपको। बी तो हो ही नहीं सकता है, ये भी खत्म। हमारा राइट आंसर है तीसरा, सी एंड डी। क्योंकि हमको हर कोई भी आप योजना बना रहे हो, प्लान कर रहे हो, उसमें सभी को अवसर देने चाहिए, मतलब सभी को ध्यान में रख के। और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शिक्षक पुस्तिका, टीचर हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। शिक्षक पुस्तिका होनी चाहिए कि कितना पढ़ा दिया है, कितना बाकी है, ये सारी चीजें हैं। तो सी और डी होगा। और ना भी आए तो भी आप इन दोनों को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा तीसरा। 52, एजर्शन रीजन। ए तथा आर को पढ़ो और सही कथन का चुनाव करो। कथन ए लिखा है कि माध्यमिक स्तर पर, मतलब मिडिल स्तर पर, सामाजिक विज्ञान की समग्र समझ अंतःशास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है। जी हाँ। कारण इसका क्या लिखा है कि भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषय उपागम द्वारा आयोजित की जाती है। बात तो सही है, बट आपने अंतःशास्त्रीय का तो कोई रीजन ही नहीं दिया, व्याख्या तो आप कर ही नहीं रहे हो ना सही। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ, क्योंकि व्याख्या सही नहीं है। एक बार मैं आपको इसका इंग्लिश भी दिखाना चाहूंगी। Holistic understanding of social science at the middle stage is possible through interdisciplinary approach। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में होलिस्टिक, मतलब संपूर्ण समझ बनाना चाहते हो, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा वो पॉसिबल है, क्योंकि हम एक एक्टिविटी में मल्टीपल एकेडमिक चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन सोशल साइंस करिकुलम इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज मेनली थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये तो बात चलो ठीक है कि डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू बनता है, बट इसका रीजन तो आपको देना चाहिए था ना नीचे नीचे। तो ये तो एक्सप्लेनेशन गलत हो चुका है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है। 53 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान के को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्न 2 कथनों पर विचार करो। मतलब सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है कि आप इसको एक विषय विशेष के रूप में समझने से रिलेटेड है दोनों कथन, देन आपको बताना है। पहला लिखा है कि सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में विशिष्ट पद्धतियां हैं और अतः अनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरक्षित करना चाहिए। विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप से व्याख्यात्मक है और अतः वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए एक बार आप इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। देखिए, ये तो आपको पता चल गया। विद रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब एज अ डिसिप्लिन आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। तो यहां पर लिखा है कि द डिसिप्लिन इन सोशल साइंस हैव डिस्टिंक्ट मेथोडोलॉजी एंड हैंस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज शुड बी प्रिजर्व फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल फिनोमिना। यहां पर इंटरडिसिप्लिनरी होता तो ये ज्यादा सही होता, ये गलत है। दूसरा लिखा है कि सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन इज इंटरप्रिटेटिव इन नेचर एंड हैंस टू नॉट लैंड इटसेल्फ टू साइंटिफिक इंक्वायरी। ये भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक भी सही नहीं है। तो 4 के साथ जाएंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ कि यहाँ पर इसने लिख दिया ना कि सामाजिक विज्ञान का तो वो व्याख्यात्मक है स्वरूप, और यहाँ पर वैज्ञानिक जांच के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि ये उपयुक्त है। आप ये कैसे बोल सकते हो? एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जहां पर ये लिखा था कि वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत और ये भी गलत। दूसरे के साथ जाएंगे, दूसरा नहीं 4, मतलब दोनों गलत है। 54 देखिए,
अगर किसी को लगता है कि स्रोत गढ़े गए हो सकते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? वॉट स्टेप कुड बी टेकन इफ वन फील्स दैट द सोर्सेज माइट बी फैब्रिकेटेड, मतलब ये गढ़ा गया, ये जो सोर्स है ना इसको खुद से बनाया गया है, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बताइए। इमेजिन अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन हु डॉक्यूमेंटेड द सोर्स, या फिर चेक द मटीरियल फ्रॉम विच द सोर्स इज मेड, या फिर कैरोबरेट द सोर्स विद अदर एक्सेप्टेड सोर्सेज। एक बार आप इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, सॉरी हिंदी। याद रखना हम 54 क्वेश्चंस पे हैं, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उन सभी का आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, अब आपने देखा कि हमने इसमें पढ़ा कि मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्रोत है ना, ये जो सोर्स है ये गढ़ा गया है, फैब्रिकेटेड है, तो मैं क्या कदम उठा सकती हूँ? तो जैसे कि जिसने स्रोत का प्रलेखन किया है उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाओ, उससे पता चल सकता है ना कि ये क्यों इसने ऐसा किया है। तो ठीक है, उस सामग्री की पड़ताल करो जिससे स्रोत बनाया गया, मतलब हमको वो चीज़ फाइंड करनी चाहिए कि आखिर में सोर्स बना किससे है, तो हमको उसकी खोजबीन करनी चाहिए। स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ परिपुष्ट करो। ये जो स्रोत है मेरे पास, मान लो सोर्स है, उसको मैं दूसरे स्रोत के साथ देखूंगी, कंपेयर करूंगी, मैच करूंगी, तो ये तीनों चीजें मैं कर सकती हूँ। अगर गढ़ा गया है तो, फैब्रिकेटेड है तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। देखो पेडागॉजी में ना समझाना पड़ता है जहां नीड होती है, सो टाइम इसलिए थोड़ा सा लग जाता है। 55 आप देख सकते हो, फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली प्रोजेक्ट में कौन सा रूब्रिक अधिक उपयुक्त होगा? मैंने रूब्रिक आपको बताया है, पहले भी रूब्रिक बताया है कि मैं सोचूंगी या क्लास में मान लो मुझे रूब्रिक करना है तो मैं ये कर सकती हूँ कि अच्छा ये टॉपिक लिखो, इस पे 1 नंबर मिलेगा, इस पे हाफ नंबर, इस तरीके से कुछ करते हैं। तो इस पे कौन सा तीनों में से रूब्रिक सबसे अधिक उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। इंग्लिश भी आप देख सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छा है, एनालिटिकल रूब्रिक हमने पढ़ा भी था। चेकलिस्ट नहीं हो सकता है, ना ही हॉलिस्टिक, क्योंकि इसमें बात किस चीज की हो रही है? मोर अप्रोप्रिएट फॉर डूइंग प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो यहां पर एनालिसिस करना सबसे ज्यादा बेस्ट रूब्रिक हो सकता है। तो हम जाएंगे ए के साथ, केवल ए, ठीक है। चलिए, पहला सही हो गया, 55 का फर्स्ट हो गया। 56 में देखिए, इसमें देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक, मतलब रटने वाली चीजों का आकलन कर रहा है, वैसा प्रश्न आपको बताना है। तो हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है? मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या करो। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजन हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित किया गया है? तो आप बताइए। रटने वाला प्रश्न है, पहले ही ध्यान रखना, रटने वाली प्रश्न है। तो आप यहां पर, ये आसान सा क्वेश्चन था, ये तो होगा नहीं, ए और हमारा सी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको डिस्क्राइब करने की बात हो रही है। ये हो सकता है कि जो सन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बारे में पूछ रहा, मूवमेंट के बारे में, तो बी होगा। एंड हाउ इज अर्थ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हेमिस्फीयर, ये भी हो सकता है फैक्चुअल वाले में, तो हमारा हो जाएगा बी एंड डी, 4 ऑप्शन, ठीक है। चलिए, 56 का 4, मतलब मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या करो। ये भी आपका तथ्यात्मक ज्ञान है, कहीं कहीं से आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, अभी मैंने आपको बताया था। एंड आपका पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों में कैसे विभाजित किया गया है, ये भी। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात हो रही है, यहाँ पर आपके खुद के जो है विचार उसकी बात हो रही है, तो इस तरीके से बी एंड डी। 57, शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रत्यय का उपयोग किया? बताइए। तो वो तो वही है, माइकल सिवरन, ठीक है। माइकल सिवन, ऑप्शन नंबर 2, रट लेना इसको, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी। हु फर्स्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट? माइकल स्क्रीवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, 58, मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है
कि इसमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि निम्न को सुमेलित करो और सही का चुनाव करो। मैच ऑफ द फॉलोइंग, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जैसे कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि मेरा जब मन होगा तब मैं बच्चों का असेसमेंट ले सकती हूँ। समेटिव असेसमेंट आपका तिमाही छमाही मतलब योगात्मक मूल्यांकन होता है। डायग्नोस्टिक मतलब कि निदानात्मक, ठीक है, कठिनाई का पता लगाना, डायग्नोस करना, तो ये हो गया। तो अब इससे आपको मैच करना है, बताइए। एक भी आएगा ना, आराम से कर लोगे। तो चलो देखते हैं 58। सबसे पहले तो जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर। तो एक आपका हो जाएगा तीसरा। तो जहां जहां नहीं है उसको हम खत्म कर देते हैं। देन आपका जो बी है डायग्नोस्टिक, अभी मैंने आपको बताया बच्चों को जो पढ़ने में आपने डायग्नोस किया कि बच्चों को किस चीज़ में डिफिकल्टीज आ रही है, सॉल्विंग लर्निंग डिफिकल्टीज, आप इससे भी आराम से आंसर निकाल सकते थे। फॉर्मेटिव बच गया, समेटिव बच गया। तो बी का हमारा क्या हुआ, चौथा, तो ये भी खत्म। आ गया हमारा तीसरा, ठीक है। सी फॉर्मेटिव, अभी मैंने आपको बताया लर्नर सर्टिफिकेशन होता है, और ये रहा सी हमारा, ये होता है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट कॉन्टेंट्स। एंड समेटिव लर्नर सर्टिफिकेशन मतलब आप सर्टिफिकेट ही तो देते हो तिमाही छमाही पे कि अच्छा तुम्हारे इतने ग्रेड आए, तुम्हारे इतने ग्रेड आए। आप ये थोड़ी ना बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो हर दिन का। समेटिव का मतलब ही होता है कि आप प्रमाण दे रहे हो बच्चों को, सर्टिफिकेशन दे रहे हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड याद रखिएगा, ये हमारा सही है। नियोजन आकलन हमारा ए का हो जाएगा तीसरा। बी का हमारा हो जाएगा नैदानिक मतलब अधिगम समस्याओं को आपने हल कर लिया। एंड सी का हमारा हो जाएगा निर्माण करना मतलब विषय सामग्री में प्रवीणता, वो तभी आएगी जब आप हर दिन फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करेंगे। एंड देन आपने सबमेटिव में क्या कर दिया, बच्चों को प्रमाण दे दिया कि ये तुम्हारा इतना ग्रेड आया है, तिमाही छमाही जो भी टेस्ट होते हैं। तीसरा हो जाएगा 59। देखिए आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमको बच्चे के ज्ञान क्षमता उनका प्रतिभा को हमको प्रोन्नत करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। जी हाँ, प्रौद्योगिकी का जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रमाणिक एवं उपयुक्त उपयोग, क्या ये हो सकता है। आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग भय सदमे चिंता से बच्चों को मुक्त करना, ये भी होगा। एंड बच्चों को उसकी विचार स्वतंत्रता से व्यक्त मतलब आप उनको डांटिए मत कि चुप करा दो, बैठा दो, वो कुछ बोल रहे हैं, उनको स्वतंत्रता से अपने विचारों को रखने दो। ACD होगा तीसरा। अब एक बार इंग्लिश इसका मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऑथेंटिक एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नहीं है आरटी एक्ट 2009 में मेंशन, बाकी के तीनों हैं, ठीक है। तीसरा 60 पे आ जाइए, और ये हमारा लास्ट है। निम्न प्रश्नों में से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इंग्लिश भी देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स इज मेनली रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चंस, मतलब इसमें किसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है लर्निंग आउटकम्स इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये 1 2 ध्यान देना, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, फिर ABCD है, देन आपको ये 2 चीजें पढ़नी है। अच्छा, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। तो देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से, इन दोनों प्रश्नों में से आपको देखना है कि कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, और दूसरा है कि मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो ए लिखा हुआ है कि वर्गीकृत करो और विषमता दर्शाइए और तुलना करें, और जानकारी और उसके स्रोतों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण कीजिए, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाएं एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए, कारण दीजिए और कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका एक ए है और एक हमारा डी है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें बस एक चीज पूछ रहा है कि निम्न प्रश्नों में से, ये जो दोनों प्रश्न हैं, इस निम्न प्रश्नों से, इन दोनों प्रश्नों से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं, मतलब इन 2 प्रश्नों से आपको कौन सा लर्निंग आउटकम रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो आपको इन चारों को देखकर बताना था। तो ये 2 प्रश्न क्या चीज दिखा रहे हैं, आप मुझे बताओ। ये प्रश्न पूछ ही क्या रहा है, यही तो पूछ रहा है कि भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो एक तरीके से हम जब इसको तुलना करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तभी तो पता चलेगा। एक इस तरीके का लर्निंग आउटकम हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड एक इसमें कारण दो, क्यों, कारण और प्रभाव का आकलन। तो A एंड D, बाकी के ये
विश्लेषण की बात नहीं हो रही है। ये 2 प्रश्न आपको कोई एनालिसिस नहीं करवाने पे मजबूर कर रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना ही आप इसके पूर्वानुमान का अनुमान लगाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मसालों के बारे में, तो ए एंड डी होगा ऑप्शन नंबर 4। बस ये देखने में लग रहा था कि कितना टफ है, बट जैसे आप इन 2 प्रश्नों पे गौर करेंगे ना, आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, ए एंड डी। तो ये थी क्लास, और आपने देखा कि कुल 30 क्वेश्चंस को कराने में ही आई थिंक 30 से 35 मिनट लग गए, और अभी तो मैंने जल्दी जल्दी किया है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।